निबंध में ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लिखने में भी भ्रष्टाचार हो गया ना। खैर ये कोई भ्रष्टाचार नहीं था, ये एक स्पेलिंग एरर थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस कक्षा में, इस क्लास में, जिसमें भ्रष्टाचार टॉपिक को हम कई तरीके से देखेंगे, क्योंकि ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एथिक्स जीएस पेपर जो 4 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो कई रूपों में पूछा जाता है। एक रूप है सीधा आपसे दे दिया गया, लिख दिया गया भ्रष्टाचार और कह दिया गया इस पर निबंध लिखिए। 600 शब्द, 700 शब्द, 1000 शब्द, 800 शब्द, जहाँ पर जैसा ये पूछा जाता है। दूसरा है कि इसको थोड़ा सा और ओपन किया गया और इसमें क्योंकि भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो समस्या नैतिक भी है। भ्रष्टाचार की समस्या समाज से रिलेटेड है तो सामाजिक भी है। भ्रष्टाचार की समस्या पूर्ण रूपेण कहीं ना कहीं अर्थ से संबंधित है तो आर्थिक भी है। तो भ्रष्टाचार की समस्या आर्थिक है, सामाजिक है या नैतिक है या तीनों है, या इनमें से कौन सा एक उठा के दे दिया गया कि भ्रष्टाचार की समस्या नैतिक समस्या। तो इन मुद्दों पर आपसे जब भी ऐसे पूछा जाए तो आप उसको कैसे लिखेंगे, कैसे इन चीज़ों को आपको लिखना चाहिए, ये बातें हम आज इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। हर निबंध के शुरुआत में हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी हम रूपरेखा बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। इसको जो लेक्चर होगा उसके आधार पर आप लोग लिखेंगे। लिखते नहीं हैं आप लोग। पुराने लोगों का कहना होता था जो बचपन में जितना ज़्यादा लिखता है वो आगे चल के भविष्य में उसको उतना कम लिखना पड़ता है। जो बचपन में ज़्यादा लिखेगा वो आगे चल के बड़ा अधिकारी बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कुछ बड़े ओहदे पे होगा, नेता बन जाएगा, बड़ा प्रधानमंत्री मान लीजिए बन गया। तो आप कहेंगे यहाँ तो थोड़ा सा अपवाद है, उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीधा मतलब ये समझिएगा, बचपन में ज़्यादा लिखेंगे तो बाद में कम लिखना पड़ेगा, केवल साइन आपकी चलेगी। अगर बचपन में कम लिखेंगे तो आगे चल के आप बाबू बनेंगे या छोटी पोस्ट पे रहेंगे तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जीवन में लिखना है। आप कब लिख लेते हैं? पहले लिख लेते हैं तो बाद में कम लिखना पड़ेगा, और बाद में अगर लिखते हैं तो पहले कम लिखना पड़ेगा। मतलब पहले कम लिखते हैं तो बाद में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो बचपन में लिख लीजिए तो बाद का आपको कम लिखना पड़े, केवल साइन करना पड़ेगा। आपके सामने आई कोई सीट, आपने साइन कर दिया, ठीक है ना, हो गया। भूमिका में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। शुरुआत इससे अच्छा है कि कुछ ऑर्नामेंटल करें, थोड़ा सा भूमिका बांध कर शुरुआत करें कुछ। अभी कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। बारी आती है मुख्य भाग की। मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे? जो आपका बॉडी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? बॉडी पैराग्राफ जब भ्रष्टाचार का आप लिखेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या या नैतिक समस्या के रूप में पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए कि भ्रष्टाचार वास्तव में है क्या, तो हर तरीके में आप सबसे पहले शुरुआत इसकी करेंगे कि भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान क्या हैं, क्या नुकसान भ्रष्टाचार करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप जो दूसरा मुख्य भाग का पहला ये टॉपिक होगा, दूसरा जो टॉपिक होगा इसी के अंतर्गत वो क्या होगा? भ्रष्टाचार से जब नुकसान आपका हो जाएगा तो नुकसान के बाद भ्रष्टाचार के कारणों की बात करेंगे। कई बार आप कारण भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन नुकसान पहले दिखाइए, क्योंकि नुकसान ज़्यादा समझ में आते हैं लोगों को ना। और जब कारणों की आप बात कर लीजिए, नुकसान की आप बात कर लीजिए, तो तीसरे नंबर पर आप आ जाइए और यहाँ पर आप बात करिए, ये कारण हो गया, ये नुकसान हो गया। तीसरे नंबर पर आप बात करिए कि भ्रष्टाचार की जो समस्या है उससे निपटने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कैसे इनसे निपटा जाए। तो निपटने के प्रयासों की बात आप यहाँ पर कर लीजिए।
ये भ्रष्टाचार फैलाने के प्रयास नहीं होंगे। प्रयास कौन कौन से किए गए हैं? जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किए गए हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, सिटीजन चार्टर लागू हुआ है, सरकारी नीतियां हैं, है ना, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, प्रशासन में नैतिकता को बढ़ावा दिया गया है। यूपीएससी के सिलेबस में 4th पेपर क्यों शामिल किया गया? वो यही सबसे बड़ा मुद्दा उसका था, भ्रष्टाचार, क्योंकि लोगों में नैतिकता का अभाव, लोगों में ईमानदारी का अभाव, लोगों में सत्यनिष्ठा का अभाव, और वो अंत में रिजल्ट क्या देता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कैसे कैसे मिलता है वो भी हम देख रहे हैं। तो ये प्रयास किए गए हैं, ठीक है ना। और अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि ये भ्रष्टाचार की समस्या, ये मुख्य भाग हो गया, इसको भी बहुत तोड़ेंगे तो अंत में आपका आता है निष्कर्ष, जिसमें आप ये लिखेंगे कि भ्रष्टाचार की समस्या वास्तव में क्या है, नैतिक है, सामाजिक है या आर्थिक है, और अंत में सिद्ध करेंगे कि ये नैतिक समस्या ज़्यादा है बाकी अन्य चीज़ों से। एक एक लेके चलते हैं। भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, भ्रष्टाचार का सबसे जो खराब पहलू है कि ये कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति में ये बाधक होता है। तो कल्याणकारी उद्देश्य जो होते हैं वो नहीं पूरे हो पाते। सबसे महत्वपूर्ण इसका यह होता है। अभी मैं एक एक आपको समझा रहा हूं स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप ऐसे सोचिए, जो भी योजनाएं सरकार चलाती है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। लैंग्वेज तो आप देख लेंगे, लेकिन सोचना आप सीख लीजिए। नियम पालन में जो शिथिलता होती है, नियम पालन में शिथिलता आती है, इससे ये दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है। नुकसान जो होता है, धन का दुरुपयोग होता है। और ये जो धन होता है, ये कैसा धन होता है? ये सरकारी धन होता है। और सरकारी धन कहाँ से आता है? ये जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाता है। हमारी मेहनत का ये पार्ट होता है, हमारी मेहनत से इसको निकाला जाता है। इतना ही नहीं है, नुकसान में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान बहुत होता है। कैसे होता है अभी हम बता रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आर्थिक विषमता जो आप देख रहे हैं, उसका भी भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विषमता इससे बढ़ती है। सामाजिक समस्याओं का भी ये कारण है, नुकसान इससे सामाजिक, दहेज प्रथा बढ़ती है। सामाजिक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। दहेज प्रथा बहुत बड़ी कुप्रथा है, और सामाजिक कुप्रथाओं को बढ़ावा भ्रष्टाचार से मिलता है। दोनों का रेट लगता है, और रेट लगाने में यही देखा जाता है कि ऊपरी कमाई कितनी है। सोचिए, ऐसे हर एक क्षेत्र से कनेक्ट करिए, क्या आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, क्या सामाजिक नुकसान हो रहे हैं। देश और सरकार की जो छवि है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल होती है। ये छोटा नुकसान नहीं है। अगर आपकी छवि सही नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और अगर जिस देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, श्रीलंका की स्थिति आप देख लीजिए, चाइना के उसमें आके वहाँ के जो मुखिया थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, सब एक ही परिवार के, और उन्होंने भ्रष्टाचार करके सब कुछ समाप्त कर दिया। केवल एक भ्रष्टाचार कारण नहीं है, और बहुत सारे, लेकिन मूल कारण वही है। तो ये नुकसान ये हो रहा है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या कारण, अभी एक एक एलोबरेट करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर बन रहा है। सोचने की क्षमता अगर आप में हो गई तो आप स्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, और स्ट्रक्चर अच्छा बन गया तो आप लिखेंगे बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं? आपसे कभी पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो आर्थिक कैसे है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कारण जो है वो आर्थिक भी है, और इसका कारण एक सामाजिक भी है। भ्रष्टाचार की समस्या सामाजिक भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको केवल आर्थिक कह दें, तो इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, और उससे भी बड़ी चीज़ है कि भ्रष्टाचार जो शुरू में ही हमने लिखा था, नैतिक समस्या। तो नैतिक कैसे है? राजनैतिक भी आप कह सकते हैं कि राजनैतिक कैसे है। और एक कारण है कि भ्रष्टाचार की समस्या नैतिक कैसे है। मतलब नैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, ये कैसे कैसे कारण हो सकते हैं।
एक एक चीज को हम दिखाएंगे। जैसे आर्थिक की बात जब आती है तो आजकल का जो युग है वो अर्थ प्रधान युग है। आजकल सबसे ज्यादा पैसे को वैल्यू दी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थ प्रधान युग है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो केवल पैसे को कमाने के लिए कैसे कैसे प्रयास करने हैं, क्या क्या करने हैं, इस पर निर्भर करती है। आजीविका केंद्रित शिक्षा है। कहा जाता है अगर आप पढ़ाई लिखाई की, आपको नौकरी नहीं मिली, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बेकार है। समाज ऐसा ही कहता है। पैकेजेज की बात की जाती है, फलाने शुक्ला का लड़का, वर्मा का लड़का, उनकी बेटी अमेरिका में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख इस पैकेज पे काम कर रहे हैं। ऐसे नाम होता है। कभी ये कोई नहीं कहेगा कि उनका लड़का बड़ा बढ़िया है और वो बहुत अच्छा, इसकी चर्चा नहीं होती है। उसको दबे मन से लोग कहते हैं। कोई नहीं कहेगा वो बड़ा नैतिकता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो कोई काम करता है तो उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। तो लोगों के दिमाग में, लोगों का माइंडसेट जो है वो यही कहता है कि जिस क्षेत्र में चर्चा मिलनी है, जिस क्षेत्र में हमको काम करके भाई पैसा भी मिलेगा, जीवन भी सुख सुविधा से भरपूर होगा और साथ में नाम भी होगा, तो और कोई भी चीज़ आपको करनी है तो आप यही सोचेंगे कि हर हाल में पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये जो समस्या है वो इस कारण से आर्थिक हो जाती है। आर्थिक विषमता भी, आर्थिक अगर समस्या में लेंगे तो आर्थिक विषमता की भी बात आती है। सामाजिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सामाजिक कैसे है, कारण इसका सामाजिक कैसे हो सकता है। आजकल की जो संस्कृति आप देखिए, दिखावे की संस्कृति है। आजकल की स्थिति आप देखेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारक हो जाता है पैसा, और जब सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारक पैसा बनता है तो नैतिकता का पतन तो होना ही है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कोई नहीं करेगा, क्योंकि समाज में पैसा होने से ही उसकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होनी है, सामाजिक प्रतिष्ठा बननी है, तो वो किसी तरीके से एन केन प्रकारेण पैसा कमाने की कोशिश करेगा। हर एक व्यक्ति यही करेगा। और अगर राजनीति की हम बात कर लें तो राजनीति का तो मामला ही कुछ पैसे पे ही डिपेंड करता है। राजनीति में अगर बेसिक बात करें तो चुनाव है। अगर चुनाव आप नहीं जीते तो राजनीति का कोई मतलब नहीं है, और चुनाव तभी जीतेंगे जब आपके पास धन होगा, बल होगा। बल भी धन पे डिपेंड करता है, और धन बल दोनों होने के लिए भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं समर्थन करता है। कोई विधायक क्यों बनना चाहता है, ये कभी आपने सोचा है? कोई मंत्री बनना क्यों चाहता है, ये आप सोच के देखिए। केवल पेंशन और तनख्वाह लेने के लिए? कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि जब IAS हम बनेंगे तो क्या अच्छी सैलरी मिलेगी। बहुत कम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। कैलकुलेशन कई तरीके से किए जाते हैं। बहुत बड़ा एक दहेज हम ले लेंगे, करोड़ों रुपये ले लेंगे, उसमें पदों के हिसाब से सब निर्धारित है रेट। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी वो कारण है। और सारी चीज़ें अलग अलग आप नहीं देख सकते, इसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, मिला के चलना पड़ेगा। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में प्रवेश होता है, और राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आएंगे तो वो भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार को केवल पैसे से आप मत तोलिए। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कितनी कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, कितने छोटे छोटे कृत्य हैं जिनको आप भ्रष्टाचार की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन उसको रखते नहीं है। केवल पैसे वाले मामले को ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आप रखते हैं, वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार की समस्या जो है वो नैतिक समस्या है। नैतिकता की कमी आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के पीछे इस नैतिकता की कमी का बहुत बड़ा हाथ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके की समस्या का जड़ आप ढूंढेंगे तो नैतिकता आपको मिलेगी। आध्यात्मिक मतलब आदमी, आज का इंसान जो है वो क्या कर रहा है? हर तरीके से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है, बल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, धन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो धन बल पे जब जोर होगा तो नैतिकता तो वैसे भी दूर हो जाएगी, और नैतिकता जहां पर आ जाएगी तो इन चीजों का आप समर्थन नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति को जोड़कर जरा सा आप सोचें, भारत की संस्कृति कैसी रही है, तब आपको मिलेगा कि भ्रष्टाचार का उसमें दूर दूर तक कोई स्थान नहीं था। क्योंकि ये सारी चीजें, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरीके से हम जो बातें कर रहे थे वो हमारी संस्कृति में पहले से नहीं थी। और जहां जहां ये हुई है वहां पे हमारे धार्मिक रूप से अगर हम पढ़ें तो अवतारों का जो सृजन किया गया, कि अवतार, चाहे वो कहानियों में आप पढ़ते हैं, चाहे वो बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ते हैं, और फिर आगे भी कहा गया कि ऐसे अवतार होते हैं, तो वो अवतार क्यों हुए? कभी आपने सोच के देखा है?
वो यही कि इन चीज़ों से बचा सकें। अब इसको हम एक एक करके एलोबरेट करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे निपटने के प्रयास के रूप में। अगर हम प्रयास की बात करें, ये तीसरा इसका वो हिस्सा होगा। पहला तो नुकसान हो गया, दूसरा कारण हो गया, तीसरा प्रयास। तो प्रयासों में कई चीज़ें हैं। प्रयासों में सरकारी जो प्रयास हुए हैं, खैर उन्हीं को हम लिखेंगे। और इसमें जो प्रयास हुए हैं, जैसे सबसे पहला है कि नैतिकता को बढ़ावा देने की बात हुई। नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, नैतिकता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरा प्रयास ये किया गया कि जवाबदेहिता को बढ़ावा जाए। है ना, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। अब इसके लिए प्रयास किए गए, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहां बहुत सारी कमेटियां इसी पे गठित की गई हैं, जिनकी चर्चा हम कर देंगे। सिटीजन चार्टर को लागू किया गया। सिटीजन चार्टर को लागू करने का उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना। जो भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, तो सरकारी नीतियों में अगर नागरिक भागीदारी हो जाए, सिटीजन पार्टिसिपेशन हो जाए, तो नागरिक भागीदारी अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होगा। ये एक आपका स्ट्रक्चर हुआ और इसी के आधार पर पूरा आप लिख भी सकते हैं। इतना अगर आपने सोच लिया तो आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। अब भ्रष्टाचार पर आपसे किस तरीके का एस्से पूछा गया है, क्या उम्मीद की जा रही है, ये डिपेंड करेगा एग्जाम में कि कैसा क्या है। लेकिन इतना अगर सोचना आप जान गए तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसी समस्या है जिससे हम रोज रूबरू होते हैं। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। एक ऐसी समस्या है जिसका हम कहीं ना कहीं हर कदम पे जब हम आगे बढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे, कुछ काम करने, कुछ स्टेप उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित, तो इसका शिकार हम बनते हैं। कभी कभी हम दूसरों की जाल में फंस जाते हैं, उसमें कभी कभी हम फंसाते हैं उनको और कभी वो हमें फंसाते हैं। कभी हम भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं और कभी कभी हमारे साथ भ्रष्टाचार होता है। कभी कभी हम इसको दूर से देख रहे होते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, और कभी कभी नहीं, अक्सर देखा करते हैं। भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो सामान्य तौर पर सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उसी को विशेष रूप से देखा जाता है। लेकिन ये अधूरी बात है। भ्रष्टाचार को परिभाषित करना इसीलिए बहुत कठिन है। भ्रष्ट धन आचार, अगर इतनी बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ निकलेगा कि भ्रष्ट आचरण हो, उसको हम भ्रष्टाचार कह देंगे। अब आचरण भ्रष्ट है तो क्या केवल सरकारी पैसा खाने से भ्रष्ट है? ऐसा तो आप नहीं कह सकते। नियमों को अलग हटाकर, नियमों से हटकर आचरण करना अगर भ्रष्ट है तो केवल सरकारी पैसा खाना ही ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत प्रकार के गलत आचरण हो सकते हैं जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। तो भ्रष्टाचार सरकारी व्यवस्था से जोड़कर हम देखते हैं, इस कारण से इसकी परिभाषा जो है वो संकुचित रह जाती है। केवल हम कहते हैं कि सरकार के महकमे में, सरकारी किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, किसी के यहाँ जाते हैं तो किसी काम के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, जिसको सुविधा शुल्क कहते हैं। चाय पानी करा दो, पान खिला दो, लड्डू खिला दो, मिठाई खिला दो, बहुत सारे शब्द देखे होंगे आपने। नागरिक के लिए ही सुविधाएं हैं, लेकिन नागरिक सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त करने के लिए चाय पानी कराना पड़ता है ना। किसी सरकारी मुलाजिम को सुविधा शुल्क देना पड़ता है, तो इसको हम भ्रष्टाचार मान लेते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है एक व्यक्ति, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, हेलमेट का प्रयोग नहीं करता, है ना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करता, सीट बेल्ट लगाता है, नहीं लगाता है, हेलमेट नहीं लगाता है, स्पीड में गाड़ी चलाता है ना, ओवर स्पीडिंग करता है, अल्कोहल पी के, अल्कोहल लेके वो ड्राइव करता है। आप दारू पीजिए, आराम से घर में सोइए, आपका अधिकार है,
लेकिन आप दारू पी के टुन्न हो के और बढ़िया से गाड़ी खूब तेजी से चला रहे हैं, जा रहे हैं, ठोक दे रहे हैं, हिट एंड रन का केस बन रहा है, दूसरों की जान के लिए आप जोखिम बड़ा काम कर रहे हैं, तब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्ट आचार है ये। टैक्स चोरी करता है कोई, टैक्स नहीं जमा करता है, ये भी भ्रष्टाचार है। इसको क्यों आप नहीं सोचते? रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। और सुनिए, वीआईपी कल्चर, लाइन नहीं लगाते ये लोग, मंदिर भी जाएंगे तो वहां स्पेशल दर्शन, भगवान के दर्शन में भी इनको स्पेशल बनना है, और जब आप खुद को स्पेशल मान रहे हैं तो दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? वीआईपी कल्चर, धक्का मुक्की आप करके, दूसरों को पीछे करके, सड़क पर कूड़ा फैलाना, जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, पब्लिक प्लेस पे आप कूड़ा करकट करते हैं, गंदगी करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, कुछ भी खा के ऐसे फेंक देते हैं, केले का छिलका फेंक देते हैं, ये भी भ्रष्ट आचरण है। लेकिन हमारा ध्यान केवल यहां पर है क्योंकि यहां पर मनी है, यहां पैसा है। थोड़ा सा ब्रॉड सोचिए। ये सब भ्रष्टाचार के श्रेणी में आते हैं और फिर ये पैसे पे ही पहुंचते हैं। ये सब करके कोई आपको, जब कोई ऑफिसर, कोई पुलिस वाला आप पर जब एक्शन लेता है तो उस एक्शन के बदले में आप उसको मनी ऑफर करते हैं, उसको पैसा ऑफर करते हैं, और उसको पैसा ऑफर करके फिर आर्थिक रूप में आप भ्रष्टाचार जो मान्य है पूरे समाज में, आपके दिमाग में है, वहां तक इसको पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीजें वास्तव में जितना संकुचित हम समझ रहे हैं वो नहीं, ये सब भ्रष्ट आचरण में ही आती हैं। इसमें कोई भी एक चीज भ्रष्ट आचरण में ना आती हो तो बताइए, ऐसे सोचिए इसको। कोई भी गलत आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, आप नहीं सोच रहे हैं तो यह आपकी कमी है। लेकिन सरकारी व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो गंभीर क्यों है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। इस रूपरेखा को आप समझ गए हैं अगर, तो इसको ऐसे बनाइएगा। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, भूमिका में हमने इसको समझाया, 4-5 लाइनों में ये सारी चीजें लिखी, फिर यहीं पर क्या है और क्यों आर्थिक वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तो थोड़ा सा समझा के फिर ये मुख्य भाग में हम इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर से हम इतना इसको हटा देते हैं, इससे हमारे पास जगह हो जाए तो हम इसमें अच्छे से आपको समझा सकें। सरकारी महकमे में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जो परिणाम है वो सबको प्रभावित करते हैं। यहां पे एक व्यक्ति ओवर स्पीडिंग करेगा तो जो उसका जो प्रभाव डालने का दायरा होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है किसी को वो ठोक दे, किसी से वो डील कर ले, ओवर स्पीडिंग करने के बाद में किसी को 100, 200, 500 रुपया दे के कार्रवाई से बच जाए। लेकिन जब सरकारी महकमे में ये गलत आचरण कोई अपनाता है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई ऐसा करता है, तो उसका प्रभाव नागरिक जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। तो सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार है वो प्रभावित करता है नागरिक जीवन को, और ये जो प्रभाव होता है इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। इसका जो दायरा होता है, दायरा इसका बड़ा होता है। इस कारण से ये जो सरकारी तंत्र वाला भ्रष्टाचार है ये वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक नागरिक इससे प्रभावित होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। देश और समाज को कितना नुकसान भ्रष्टाचार पहुंचा सकता है, थोड़ा सा आप सोचिए। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत के संविधान में भी प्रस्तावना में ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। आप ऐसे ऐसे लिखिए, ऐसी भी शुरुआत आप कर सकते हैं। और भारत अगर कल्याणकारी राज्य है, हमारी प्रस्तावना में ये लिखा है, तो भ्रष्टाचार जैसी बुराई कहीं छम में है? भारत अगर कल्याणकारी राज्य है, संविधान की प्रस्तावना इसकी घोषणा करती है, तो भ्रष्टाचार अगर होगा तो जो भी योजनाएं होंगी उन योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा तो
एक योजना जब चलती है तो कितने लोगों को उससे रोजगार मिलता है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आर्थिक विकास का आधार बनता है, जनता को हर तरीके से लाभ पहुंचता है ना। सरकारी योजनाएं और जो भी धन अगर किसी को भेजा गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों लाना पड़ा, डीबीटी क्यों लाना पड़ा, क्योंकि उसमें फिल्टर हो जाता था, फिल्ट्रेशन हो जाता था, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है। तो धीरे धीरे उपाय हो रहे हैं। कंप्यूटर के युग में, आजकल ऑनलाइन युग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी 100% समाप्त नहीं है। तो जब धन का ऊपर से नीचे तक आने में कई बार वो छनेगा, फिल्ट्रेशन होगा। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि जब मैं सेंटर से 100 रुपये भेजता हूं तो वो नीचे जहां तक मुझे भेजना है, बॉटम तक पहुंचते पहुंचते बॉटम लाइन में वो जब जहां पे उसको यूज किया जाना है वहां पे 15 रुपये वो बचता है। यानी कि 85% ये जो रहता है ये भ्रष्टाचार में चला जाता है, ऐसा राजीव गांधी जी ने कहा था। तो इसको कहने के पीछे क्या कारण था? यानी कि ये सारा पैसा बीच में लोग खा जाते हैं और 100 की जगह 15 ही यूज हो पाता है। और अगर 15 यूज होता है 15% का, तो कैसे वो सारी चीजें हो पाएंगी जैसा कि हमने सोचा है। तो राज्य की जो कल्याणकारी मंशा है, कल्याणकारी जो उसके इरादे हैं, जो लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर ये नहीं पूरा हुआ, ये अगर योजनाएं भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गई, तो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आने से, इसके गिरफ्त में आने से ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये अगर नहीं पूरी हो पाएंगी तो राज्य और नागरिक के बीच में जो विश्वास बहाली होती है, जो विश्वास होता है, ये विश्वास क्या होगा? ये कमजोर पड़ेगा। आप ऐसे ग्राफ बना के भी दिखा सकते हैं। विश्वास ये कमजोर पड़ेगा, और ये विश्वास अगर कमजोर पड़ा तो ये देश की स्थिरता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। क्योंकि जिस देश की सरकारें स्थिर नहीं हैं, वो देश कैसे स्थिर रह सकता है? भ्रष्टाचार सरकारी मशीनरी नागरिकों के मध्य बीच में क्योंकि भ्रष्टाचार आता है तो इनके संबंधों को, इनके बीच के विश्वास को हिलाकर रख देता है। मैंने अभी कहा कि हेलमेट ना पहनना, मैंने कहा कि सीट बेल्ट ना लगाना, ये उदाहरण होता है भ्रष्टाचार का। और ये भ्रष्टाचार है कैसे? आप हेलमेट के बिना जा रहे हैं, आपको किसी ने रोका, हेलमेट जबकि आपके सुरक्षा के लिए है, आप हेलमेट लगाते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित होता है, लेकिन आपने नहीं लगाया तो पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और कहा कि ये आपने क्यों नहीं किया? तो आपने कहा ऐसा है, चालान न काटो, इस पे 1000 रुपये चालान आप ले रहे हो, आपकी जेब में तो कुछ जाएगा नहीं, सरकारी खाते में जाएगा, तो आप 200 रुपये हमसे लो, जो को आप अपने डायरेक्ट जेब में रखो। ठीक है, कम हुआ है, वीडियोग्राफी हो जाती है आजकल, कम हुआ है, कौन हिडन कैमरा लगा के कब चला जाए, लेकिन फिर भी है, आपने उसके जेब में डाल दिया, जिसको बोला सुविधा शुल्क। और यही जो सुविधा शुल्क है, यही सुविधा शुल्क खतरनाक है। कभी ये परसेंटेज के रूप में आपको दिखेगा हर योजना में, इनका, इस पद के व्यक्ति का इतने %, फलाने नेताजी का इतने %, इनका इतने %। ठेकेदार के पास पता चला 100 रुपये में से 45 रुपये बच रहे हैं, उसी में उसको काम भी कराना है, खुद की भी बचत करनी है। कैसे हो पाएगा? तो आपने नियमों की अवहेलना की, और नियमों की अवहेलना के बदले में आपने सुविधा शुल्क दिया। अब ये जो लेने वाला व्यक्ति है, ये जो ट्रैफिक पुलिस के व्यक्ति थे या जो भी थे, इनकी जेब गर्म हुई, इनकी आदत बनी, आगे ये ऐसे अपेक्षा करने लगे। तो अब इनकी भी इच्छा यही है कि ऐसे ही लोग हमको मिलते रहें। सरकारी योजनाएं कोई हैं, उसमें लीकेज जो होता है, एक सरकारी योजना कोई चलाई गई और इस योजना में लीकेज हो गया, बीच में पैसा सारा चला गया। 10 साल के लिए कोई सड़क बनाई गई थी कि 10 साल अच्छी चलेगी, पैसा कम लगेगा तो ये चलेगी 4 साल, कभी कभी इससे भी कम। 4 साल बाद फिर यही बजट हमको पास करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे तो फिर बजट पास होगा, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा,
लोगों को तो केवल रोजगार मिलेगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जो मोटा हिस्सा अन्य लोगों की जेबों में चला गया, जो कि असमानता का भी कारण बनेगा, भी हमने आगे बात की है। और सरकारी धन जो है ये कहाँ से आता है? हमारे टैक्सेस से। हमारी कमाई ही होती है, हमारे देश की कमाई होती है। तो देश में अगर ये खर्चे कम होते तो एक दूसरे मद में लगते, कहीं अलग इसका उपयोग होता, तो ये धन का दुरुपयोग होता है और इसका एकत्रीकरण भी कुछ जेबों में होता है। जनता की जेब में थोड़ी सब जा रहा है। मजदूर वर्ग कितना % होता है रोड बनाने में, और कितना वो पाता है? मान लीजिए है भी, उनकी संख्या 5000 है जो एक रोड को बना रहे हैं, 5000 हजार रख लीजिए, लेकिन उनको तो केवल मजदूरी मिलती है, बाकी जो मोटी रकम है वो तो अन्य जेबों में जाती है। कम लागत में अगर सड़क बनाई जाएगी तो वो अगर जितनी भी उसकी उम्र है उतनी नहीं चलेगी, ये तो निश्चित है। में गड्ढे हो जाएंगे, फिर उसकी मरम्मत का पैसा आएगा, फिर उसको जल्दी टूट जाएगी तो पूरा बनाने का फिर से पैसा आएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक रोड बनाई जाती है पहले 2 लेन और फिर 6 महीने बाद उसको पास किया जाता है अभी 4 लेन। उसके पीछे भी बहुत खेल है। अगर बना के उसको छोड़ना होता तो हो सकता है उसकी लाइफ 20 साल की होती, तो 20 साल के लिए वो कंपनी जिम्मेदार होती, लेकिन अब वो 4 लेन तुरंत करा दी गई, या पहले से योजना थी कि 2 लेन पहले पास किया जाए और 2 लेन का पैसा निकल जाए, 2-3 साल बाद 4 लेन हो जाएगी, तोड़ के बनाना ही पड़ेगा, तो कोई जवाबदेहिता नहीं रहेगी। और जहां पे 10 रुपये खर्च करने थे, 5 रुपये 3 रुपये खर्च किए गए और वो काम हो गया। पैसा कहाँ गया? लीकेज हो गया, सब इधर उधर चला गया। ना मरम्मत का, ना किसी जांच का, ना किसी गुणवत्ता का कि 5 साल बाद जांच की जाएगी, तब कुछ किस्तें रोकी गई हैं, दी जाएंगी। कोई झंझट ही नहीं रह गया। नए तरीके हैं। रोड पहले बनती है, फिर सीवर लाइन बिछती है। अब जब सीवर लाइन बिछ रही है तो उसको फिर तोड़ा जाता है। पता है उस ठेकेदार को कि इसमें सीवर लाइन 1 साल बाद बिछनी है, तो 5 साल 10 साल की जो लाइफ बनानी थी, 15 साल की लाइफ बनानी थी, उसको 2 साल की बना के छोड़ देगा और डंके की चोट पे कहेगा कि ये सीवर लाइन बिछने के कारण ये टूट गई है। उदाहरण है, आप इसको सोचिए। आपके आसपास ही घटनाएं घटित होती रहती हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। तो सरकार जो भी पैसे खर्च करती है, नागरिकों के जीवन पर जो प्रभाव डालना चाहती है, उसका सदुपयोग जब नहीं होगा तो वो दुरुपयोग में तब्दील हो जाएगा। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का घुन जब लगता है ना, तो केवल ये आपको जो शॉर्ट टर्म के इफेक्ट दिख रहे हैं, यही नहीं, शॉर्ट टर्म के तो आपको दिख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के भी बहुत इफेक्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म के इफेक्ट ये होते हैं कि अर्थव्यवस्था इसी में उलझी रहेगी, देश सरकार इसी रोड्स में ही उलझा रहेगा, आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ कम हुआ है ऑनलाइन सिस्टम के कारण, अन्य जो बहुत सारे नियम कानून लाए गए, लेकिन अभी भी 100% समाप्त नहीं। ये ऐसे सोचिएगा, इसको ऐसा नहीं कहिएगा कि सब भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। कंट्रोल हो रहा है। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। अगर नया कुछ इनिशिएटिव होता, ये पैसा फिर से रोड में ना लगता, इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लगता, तो कुछ और नया होता। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा हब बन जाता, कुछ ऐसा कॉरिडोर बन जाता, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरर के क्षेत्र में हम काम कर जाते, जैसा चाइना कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का हब हम और पहले बन सकते थे, जो अब प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे तो लीकेज में चले जा रहे हैं और वो जाके इकट्ठा है स्विस बैंक में, इधर उधर जमा है। लिस्ट जारी होती है बहुत सारी, आप देखते रहते हैं कितने पैसे जमा हैं। तो सरकारी व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो इस तरीके से आर्थिक विषमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि जितनी बार ये योजनाएं आएंगी, जितने बार भी कोई प्लानिंग की जाएगी, तो उसमें कुछ लोगों की जेब जो है, लिमिटेड लोगों की जेब भरेगी, और लिमिटेड लोगों की जेब भरने के कारण क्या होगा? जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जाएंगे और वो अमीर होते चले जाएंगे। तो आर्थिक विषमता भी इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम होता है, एक रिजल्ट होता है। आर्थिक विषमता कैसे होगा ये तो आप समझ ही गए, क्योंकि योजनाओं से सबको बराबर पैसा थोड़ी मिल रहा है। मजदूर तो मजदूर ही रह जाएगा ना, थोड़ा सा उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन अन्य लोगों की जेबों में जो पैसा जा रहा है वो आर्थिक विषमता को, ठीक है, बढ़ा देगा। और ये कुचक्र ऐसे चलता रहता है। एक बार फिर जो गरीब है वो गरीब ही, और जो पैसे वाला हो गया। अब वो और सामाजिक समस्याओं को, मान लीजिए कि उसने भ्रष्टाचार किया, कोई एक व्यक्ति है, इसने भ्रष्टाचार किया, अब ये तो बढ़िया बड़ा आदमी बन गया, ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन भ्रष्टाचारी को समाज ने क्या किया,
समाज में इसकी वैल्यू बढ़ गई। समाज में इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ गई क्योंकि पैसा, जो मनी है, तो पैसा पैसा करती है, तो मनी जो है ये सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण है। और जब समाज में वैल्यू बढ़ी तो इसने एक सामाजिक समस्या को जन्म दिया। समाज ने इज्जत दी है, इसने दहेज को बढ़ा दिया। कहा कि हमारा लड़का जो है वो इंजीनियर है और वो साल भर में 1 करोड़ रुपया कमा लेता है, तो इसने कहा कि अब शादी करेंगे तो हम कम से कम 1 करोड़ रुपया लेंगे, एक बंगला लेंगे, एक हम गाड़ी लेंगे, कार अच्छी सी, तब शादी करेंगे। तो दूसरे एक भ्रष्टाचारी महोदय हैं जिनकी लड़की है, ये लड़की बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल टिप टॉप है, इसकी शादी इनसे करनी है। अब ये इसके जो पापा हैं, ये पापा जी, ये पापा क्या करेंगे, ये इससे भी बड़े भ्रष्टाचारी होंगे। तो यहां तो बोली लगेगी, ये कहेंगे ठीक है हम 5 करोड़ दे रहे हैं, करो शादी, क्योंकि इनको ये है कि इनकी लड़की बहुत अच्छी जिंदगी जिएगी, मर्सिडीज से चलेगी, BMW से चलेगी। खैर पति पत्नी का कोई इसमें मतलब नहीं रह जाता, वो केवल कार और बंगले ही मिलते हैं इनको, अधिकतर ऐसा होता है। अब ये दोनों पक्ष देखो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, क्योंकि इसको भी दिखाना है कि हमने अपनी लड़की की शादी इतने महंगे लड़के को खरीद के की, हमारा दामाद इतना महंगा है, हल्का फुल्का दामाद नहीं है हमारा, 5 करोड़ रुपए दिए हैं उसको, बंगला एक दिया है, एक प्लॉट दिया है, एक कुछ दिया है, ये सब दुनिया भर के गिफ्ट दिए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी भी है, भौतिकवादी युग है, अभी हम आगे कारणों में बात करेंगे। तो ये दो भ्रष्टाचारी का भिड़ंत हो रहा है। तो एक तीसरे चौथे जो लोग होंगे वो इससे प्रेरणा लेंगे, कहेंगे अब हम भी ऐसा करेंगे। समझिए चीजों को, लिखने में तो आप लिख देंगे, समझिए, सोचने का दायरा अपना बढ़ाइए। तो भ्रष्टाचार एक तरफ ये कुचक्र ऐसे चलाता रहता है। भ्रष्टाचार से और भी समस्याएं हैं। कार्यकुशलता की कमी, कार्यकुशलता में कमी लाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि को धूमिल करता है। मतलब सभी लोग जो पैसे को तवज्जो देते हैं वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार करो, कमाओ। कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों से कहते हैं तुमको नौकरी इसलिए थोड़ी ना हमने तैयारी कराया था, इसलिए थोड़ी ना कहा था कि जाके तैयारी करो, IAS PCS बनो, इतना तुम्हारा खर्चा उठाया कि तुम बहुत ईमानदार ऑफिसर बन जाना, इसलिए हमने नहीं किया था। कुछ कमाओ, ऊपरी कमाई तुम्हारी कितनी हो रही है। 5 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे हो और 10 साल में तुम अभी प्लॉट नहीं ले पाए हो, क्या फायदा है नौकरी करने का। भ्रष्टाचार वास्तव में एक धर्म बन चुका है, सर्वप्रिय है। भ्रष्टाचार सर्वप्रिय बन चुका है, भ्रष्टाचार सर्वप्रिय है। इसका विरोध एक नाटक होता है। बस हमारे यहां जब हमारे पक्ष में भ्रष्टाचार होता है तो हम धार्मिक तौर पर उसको समर्थन करते हैं, लेकिन जब हमको कभी 10 रुपए कहीं देने पड़ते हैं तब हमको याद आता है यार बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे घर में आ रहा है तब तो बड़ा मजा आ रहा है, और अगर हमारे घर से जाने लगा तो हम विरोध करने लगते हैं। ये दोगलापन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार पे अगर लगाम लगानी है तो आपको दोनों तरीके सोचना पड़ेगा, ना आप लें ना आप दें, ना आप दहेज लेंगे ना आप दहेज देंगे। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत कितने लोगों में है, ऐसा सोचने की हिम्मत कितने लोगों में है, नहीं सोच पाएंगे। तो सभी लोगों का धर्म है भ्रष्टाचार। आज की शिक्षा व्यवस्था की बात हमने अभी की थी। आज की शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या है, आजीविका प्रधान है। आजीविका, पैसा, आजीविका का सीधा अर्थ है पैसा, और पैसा जहां पे आएगा भ्रष्टाचार को साथ लेके आएगा। क्योंकि अगर केवल तनख्वाह तक की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन आजकल पैकेजेज की बात होती है, ऊपरी कमाई की बात होती है। ऊपर के रैंकों को छोड़ के निचले रैंक पर लोग सेलेक्ट होकर नौकरी ज्वाइन करते हैं। उसका कारण क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 लाख रुपए तक सैलरी है, वो आके UPSSC की वैकेंसी में कोई पद मिलता है उस पर चले जाते हैं। 4200 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड, जो भी अलग अलग, बहुत कम तनख्वाह, 50,000 तनख्वाह, जो उनकी तनख्वाह का 1/4 है, वहां पे वो 5 साल नौकरी कर चुके हैं। क्या कारण है, कारण यह है कि वहां पे और कुछ उपाय है और कुछ हो सकता है, इस कारण से चले जाते हैं। जो ऐसा सोच रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, अच्छी बात है, आप में नैतिकता जिंदा है, अभी आप अभी नैतिक हैं,
आप अगर ऐसा सोच रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं आप। अब शुरू तो हुआ था कि आजीविका कमाना है, लेकिन आजीविका तक ही सीमित नहीं रह गया, अधिक धन कमाना है, भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार भंडार लगा देना है। और जहां पर मुख्य उद्देश्य भौतिक सुविधाएं जुटाना हो जाएगा, तो भौतिक सुविधाएं जो है वो टोटली डिपेंड करती हैं पैसे पे। बड़ी कारी होनी चाहिए, सब में बिग लग गया, बड़ा घर होना चाहिए, बिग फार्म हाउस होना चाहिए, बिग ग्रैंड डिनर भी रोज होने चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आइए, गाड़ी खरीदी, स्टेटस पे डाल दिया, बड़ा घर बनवाया, स्टेटस पे डाल दिया। हमारे पतिदेव ने आज हमको ब्रेसलेट एक गिफ्ट किया, आज हमारे पतिदेव ने हमको हार खरीद के दिया, डायमंड ज्वेलरी, सब स्टेटस पे लगा दिया। आज हम डिनर करने गए वहां, अरे तुम खाने गए हो, खाओ आराम से, पचाओ उसको, स्वाद लो, स्टेटस पे लगाने की क्या जरूरत है? स्टेटस पर क्यों लगाया जाता है? दिखावे की संस्कृति। नई चीज कोई भी आई, लगा दिया। इवन हम चड्डी किस कंपनी की पहनते हैं उसको भी स्टेटस में लगाने की कोशिश करते हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग नहीं, जो करते हैं। और जो जितना ज्यादा ये सब करता है वो उतना ज्यादा भ्रष्टाचारी होने की संभावना उसकी है, क्योंकि उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी चीजें 4-4 हजार की हैं, जो 200 रुपए की तुम पहनते हो वो हम 4,000 वाली पहनते हैं। गए हैं छुट्टियां मनाने दर्शनीय स्थल पर, केवल एक उद्देश्य है सेल्फी लेना, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने में ही बस उनकी सारी जो पर्यटन है, पूरा यात्रा है, वो इसी फोन में सिमट के रह जाती है। उनसे पूछ लो कहाँ कहाँ गए, तो कहेंगे फोटो देख के बताते हैं, क्योंकि वैसे कुछ याद ही नहीं है। इंटरनेट की दुनिया ने बहुत कुछ बदला है, एक भौड़ा प्रदर्शन आज चल रहा है। इंटरनेट का युग जो है वो सामाजिक मूल्यों को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण इसने गंदा काम किया है, कि ये इसने सामाजिक मूल्य ही बदल के रख दिए हैं। आप देखिए कहीं पर कोई पार्टी में है, सारा कुछ उसका ध्यान किस पे है? अच्छे अच्छे, अब एक देखिए सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, शादियां होती हैं, मुंडन होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें एक सेल्फी पॉइंट बनता है। कौन कौन से मेहमान है, किससे भेंट हुई, कुछ नहीं, बस 4 लोगों के साथ सेल्फी लिया, वही साथ है। पहले कार्यक्रम होते थे तो वहां पे मेल मिलाप होता था, पहले शादियां होती थी तो वहां पे लोगों का मेल मिलाप होता था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से उसको जानते हैं, एक दूसरों का परिचय होता था। अब कुछ नहीं, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं, सब फोटो खींचने में व्यस्त है, स्टेटस अपलोड करने में व्यस्त है। तो सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों को स्टेटस पे लगाते हैं, दिखाते हैं, और नाम भी उसका है स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस शब्द वैसे बहुत बड़ा है कि सोशल स्टेटस क्या है आपका, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। यहाँ पे तो सारा स्टेटस फेसबुक और व्हाट्सएप पे सिमट के रख गया है, बस स्टेटस लगा दिए, है ना, ये हमने खरीदा, जैसे लग रहा है बहुत बड़ा काम कर दिया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की ये सारी संस्कृति, ये सारा कल्चर है। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार सर्वप्रिय है, धर्म बन चुका है ये, और इसका विरोध एक नाटक है। और जब किसी चीज को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो वो प्रतिष्ठा का परिचायक बन जाती है, उस पर फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। धन आ रहा है, आ रहा है, कहां से आ रहा है, नैतिक रास्ते से, अनैतिक रास्ते से, कैसे आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस आ रहा है। क्योंकि धन नहीं आएगा तो लोग वैल्यू नहीं देंगे, धन नहीं आएगा अच्छी लड़की से शादी नहीं होगी, धन नहीं आएगा अच्छी, मतलब दूसरे संदर्भ में अच्छी है वो,
ग्लैमरस। आजकल लड़कियों से क्या अपेक्षा की जाती है? जब कोई शादी करने जाएगा, खुद कैसा भी हो, लेकिन वो कहेगा कि हम कमाते हैं। खुद कैसा भी हो, वो कहेगा कि हम नौकरी करते हैं, और सामने वाली बिल्कुल हर हाल में देखने में ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए। घर जो उसका होना चाहिए वो बहुत बड़े घर से बिलोंग करनी चाहिए, उसके पापा बड़े आदमी होने चाहिए। बड़े आदमी कैसे हैं? अधिकतर लोग तो उसमें ऐसे ही हैं, भ्रष्टाचारी। अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी कि आप कहीं जाएं तो उसके साथ लगे कि हाँ, लोग कहें कि इनकी बीबी देखो कितनी तेज है, तरार है, तेज तरार है ना, एडवांस है कितनी। और खुद भले कैसे भी हो, वो कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसके पीछे एक चीज़ है कि हम कमाते हैं, हमारे पास पैसा है, सामाजिक स्वीकृति हमारे पास है, तो हम दहेज भी लेंगे। शादी भी गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, जैसी भी होनी चाहिए। बाल तक देखते हैं, बाल भी लंबे होने चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, है ना, कहीं मोटी तो नहीं है, कहीं पेट वेट तो नहीं निकला है। सब कुछ देख के उस तरीके से हम स्वीकृति दें। उसके पीछे केवल एक कारण है कि हम पैसा कमाते हैं। हम आपके अग्रिम जो जीवन है, आपका आने वाला जो जीवन है, अग्रिम पल जो है आपके, उनको बड़े सुख सुविधा युक्त रखेंगे, ये दावे के साथ हम शादी करने के लिए उनसे मंजूरी देते हैं, हाँ करते हैं। समझ रहे हैं? तो सामाजिक स्वीकृति जब किसी चीज को मिल जाती है तो उसको समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। और वर्तमान समय में राजनीति की स्थिति आप देखिए, चुनाव जो हो रहे हैं, राजनीति भी इसका वाहक बनी हुई है। धन बल की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जीतते हैं, उनको सम्मान मिलता है, यानी कि हम उनकी आपराधिक प्रवृत्ति पे मोहर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार को सामान्य बना देती है ये बात कि वो इतना अपराध किए, पैसा इकट्ठा किए, चुनाव जीत गए, जनता का समर्थन सीधे मिल गया, तो अब क्या है? ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा ध्यान इन सब चीजों पे है, प्रयास भी होते रहे, लेकिन निपटने के जो प्रयास की बात हम कर रहे हैं, ये प्रयास, लेकिन ये इसीलिए नहीं क्योंकि सामाजिक स्वीकृति है, धार्मिक मान्यताओं की तरह इसको बिल्कुल धर्म का दर्जा दे दिया गया है, ये स्टेटस बन चुका है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन सब चीज़ों को अगर हम सम्मिलित तौर पर देखें तो इससे यही पता चलता है कि अब जब सबको प्रिय है तो इसको समाप्त करने की जरूरत क्या है। स्वतंत्रता के बाद से ही इस पे ध्यान है। कई आयोगों का गठन हुआ, प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट दी। इतना जिक्र हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसका इतना जिक्र करेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हो 1964 में हुआ था। 1964 की बात है, आज़ादी के बाद से 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया, है ना। प्रशासनिक सुधार आयोग लाए गए, उनका जिक्र आप करिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात आप कर दीजिए, लेटेस्ट है 2005। 2005 में द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, इन सबके रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत सारे प्रयास किए गए। प्रशासन में नैतिकता आए, पारदर्शिता आए, ईमानदारी आए, जवाबदेहिता सुनिश्चित हो, इसके लिए कदम उठाए गए। आरटीआई की बात आप कर दीजिए 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सरकारी नीतियों को जानने का हक, ये सब प्रयास हुए। ठीक है, इंटरनेट ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जब इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, तो इसने क्या किया, आज डीबीटी की बात होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होती है, कैसे संभव हो पाया? ऐसा नहीं है, हर चीज के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। एक तरफ स्टेटस भी लगा रहा है व्यक्ति, दूसरी तरफ इससे बन भी रहा है वो। हर नागरिक को सुविधा पहुंचाने का काम कैसे हम कर रहे हैं आजकल, इंटरनेट के युग में ही ये संभव हो पा रहा है। समय सीमा का पालन कैसे हो पा रहा है, टारगेटेड वर्ग कैसे कर पा रहे हैं। आज देखिए, टारगेट रखा जाता है कि इतने समय में सड़क बन जानी है ना, और उसको वॉच कैसे किया जाता है, इन्हीं की मदद से।
मशीनें उसको चेक करने, उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए, समय सीमा के अंदर गुणवत्ता युक्त सारी चीजें हो जाए। पोर्टल जो चल रहे हैं, जैसे माई गॉव चल रहा है, अब माई गॉव कैसे संभव हो पाया? इंटरनेट, कंप्यूटर के कारण, इंटरनेट के कारण। नागरिकों को सुविधाएं कैसे हम दे पा रहे हैं? इसी के कारण। तो माई गॉव जैसे जो पोर्टल है, वहां पे नागरिक भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है, हम शिकायत कर पा रहे हैं, हम सुझाव दे पा रहे हैं, हम उन सारी चीजों का एक हम सूचना पाने का अधिकार भी रखते हैं, जहां पे हमको जरा सा भी लगता है कि यहां हमको जानना है क्या इसमें हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा लगा है, टैक्स का पैसा लगा है, तो हम जान सकते हैं, हम नागरिक है भारत के। तो इन सारी चीजों को, ये प्रयास तो हुए, इसको आप जितना बढ़ाना हो बढ़ाइए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात करिए, इन सब सम्मिलित तौर पर लिखिए, लेकिन अंत में अगर आपसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार की समस्या सामाजिक है, आर्थिक है या नैतिक है, तो अंत में मैं यही मानता हूं कि तमाम कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप ये सब प्रयास करने के बावजूद भ्रष्टाचार जड़ से खत्म क्यों नहीं हो रहा है, समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? तो समाप्त इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके कारण जो दिख रहे हैं उनके पीछे एक मूल कारण है, जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक मूल कारण छुपा हुआ है, वो है नैतिक पतन। अगर नैतिक रूप से व्यक्ति का पतन ना हो तो वो पैसा कमाए, अपने अधिकारों का पैसा कमाए, ठेकेदार अपना परसेंटेज ले, अधिकारी अपनी तनख्वाह ले, टीए ले, आने जाने का सब कुछ खर्चा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, गवर्नमेंट इतना देती है, उसका खर्चा चलेगा। लेकिन जब नैतिक पतन होता है तब उसमें वो बचाने की कोशिश करता है, ज्यादा उसमें अपने हिस्से से ज्यादा खाने की कोशिश करता है। हिस्सा तो उसमें था ही नहीं, तनख्वाह उसकी थी, लेकिन वो तनख्वाह से ज्यादा उस पर ध्यान होता है, ऊपरी कमाई पे ज्यादा ध्यान होता है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके पीछे नैतिक पतन उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। तो आर्थिक युग में, भौतिकवादी युग में नैतिक मूल्यों की अवहेलना इसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और इसका रास्ता क्या है? थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ना। धर्म आप कहते हैं कि बड़ा बुरा है, सब लोग कहते हैं धार्मिक धर्म में तो बड़ी बुराई है, लेकिन धर्म हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। कोई व्यक्ति जो थोड़ा धार्मिक होता है वो अपेक्षाकृत नैतिक होता है, लेकिन यहां तो पूरे जीवन भ्रष्टाचार करके और अंतिम समय में अब कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो, अब बिल्कुल हमको अंत में तो स्वर्ग लोक ही जाना है, तो अंत में हम जाते हैं वहां सीताराम सीताराम करते, पूरे जीवन पता नहीं कितनी रोड खा गए, कितना चारा खा गए, कितना घोटाला कर गए, अब अंत में वो भगवान की शरण में जाते हैं। पहले ही जाइए तो ये इसको करने से बच जाइए। अध्यात्म हमको ये सिखाता है कि हम कैसे संतुलित जीवन जिए, कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे नैतिक जीवन जिए, है ना। आर्थिक रूप से जब आप बिल्कुल परेशान हो गए तब भगवान की शरण में गए, भगवान रक्षा करो, मुझे पैसे दो, बिल्कुल भूखों मर रहा हूं, या इतना पैसे खा लिए हैं कि अब बिल्कुल चारों तरफ से परेशान है, तब भगवान की उसमें चले गए। पूरी सुख सुविधाएं सब आप भोग चुके हैं, तब आप गए, क्या मतलब रह गया? तो जब सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं एकत्र करना हमारा उद्देश्य जब तक रहेगा तो उसके लिए हम कुछ भी पे करेंगे। और भी सारी चीजें हैं, लोग बहुत कुछ खर्च कर देते हैं अपने व्यक्तिगत तौर पर, मैं जो कह रहा हूं, और वो पैसा मेहनत का नहीं होता है। साध्य क्या है आपका? अगर साध्य है धन और भौतिक सुख सुविधा एकत्र करना, तो आप साधन की परवाह नहीं करेंगे। आपका जो साध्य होगा उस पर आपका फोकस होगा, और अगर साध्य ही यही है तो आप साधन कुछ भी अपनाएंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि साध्य के साथ साथ हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। आप बड़ी कार लेना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करके कमाइए, लीजिए, लेकिन आपकी सैलरी 40,000 रुपये और मर्सिडीज से चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ, अगर दूसरा काम नहीं है, इसी जो जिस लाइन में आप हैं उसी से चल रहे हैं, 50,000 60,000 की सैलरी में आप नहीं चल सकते। बाजारवादी युग है,
और इस युग में साध्य का पवित्र रहना, साधन का पवित्र रहना मुश्किल है। नैतिक बनाना पड़ेगा खुद को। ना साध्य पवित्र है ना साधन पवित्र है, और बापू ने कहा कि साध्य के साथ साथ हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो हमको थोड़ा सा मूल्यों पे जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक, थोड़ा सा कुछ धर्म जरूरी है जीवन में, अच्छी पुस्तकें, केवल इसको आप बाय आडंबर ये सब मत समझिए। ऐसा आप सोच के केवल अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये जीवन का सार है। जो बूढ़े हो जाएंगे तब समझ में आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक गतिविधियां कर चुके होंगे। अगर दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान हमको करना है तो मूल्यों की ओर हमको लौटना पड़ेगा। नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये फोर्थ पेपर क्यों पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद भी लोग सेलेक्ट होके तुरंत भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हो रहे हैं? क्योंकि वो केवल पढ़ के पेपर पास कर जाते हैं, उसके बाद में उसको हटा देते, कहते हटो, नौकरी इसलिए नहीं आए थे कि हम यहाँ पे। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को मूल्यों से जोड़ना पड़ेगा। जीवन में मानवता के ऊंचे जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करके उनसे जोड़ के हमको अपना जीवन जीने की कला विकसित करनी होगी। तब हम जाके इन समस्याओं के समाधान को ढूंढ पाएंगे। और भ्रष्टाचार की जो मूल समस्या वो नैतिक है, इस कारण से नैतिकता लाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप कितने भी लगाम कस लीजिए, कैमरा लगा दीजिए, मनरेगा में कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन उसके जॉब कार्ड अलग बनेंगे, पैसा अलग निकलेगा, कुछ भी करेंगे, सही नहीं होगा। उदाहरण आपके पास बहुत है, हर एक स्टेप पे भ्रष्टाचार है। प्रधान कोई क्यों बनना चाहता है? समाज की सेवा करने के लिए। 2% प्रधान होंगे ऐसे जो। आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं आप? जरा अपने मन से पूछ के देखिएगा। और अगर इसीलिए बनना चाह रहे हैं कि नैतिक रूप से पतित होके और ऐसा करेंगे, तो सोच लीजिए एक बार, ध्यान रखिए। तो अंत में यही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की मूल समस्या नैतिक है, और जब तक नैतिकता का सुधार नहीं होगा, नैतिकता पतित होती रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार ऐसे ही क्रमिक रूप से चलता रहेगा और इसका कुचक्र ऐसे चलता रहेगा और इसमें लोग प्रभावित होते रहेंगे, देश प्रभावित होता रहेगा, हमारे संसाधन बर्बाद होते रहेंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो आगे का समय है, वो भी इसके कुचक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। फिर मिलते हैं। इस पर लिख के आप ग्रुप में डालिएगा, पोस्ट कीजिएगा अपने शब्दों में, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।